आज की इस वीडियो में हम लोग एक बेहद डार्क और साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शहर में एक ऐसा खूंखार सीरियल किलर आ चुका है जो लोगों को उनके पापों की भयानक सज़ा दे रहा है। वो उन्हें इतनी बेरहमी से मारता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। क्या होगा जब दो पुलिस डिटेक्टिव इस पागल कातिल का पीछा करेंगे? क्या वो उसे रोक पाएंगे या खुद उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे? ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस सस्पेंस से भरी मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक उदास और बारिश से भीगे हुए शहर से होती है। यहाँ हम डिटेक्टिव समरसेट को देखते हैं जो एक बहुत ही तजुर्बेकार और समझदार पुलिस अफसर है। वो इस शहर के बढ़ते हुए जुर्म, गंदगी और लोगों की बेरुखी से पूरी तरह थक चुका है। रात को उसे सोने के लिए एक मेट्रोनोम की टिक टिक आवाज़ का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो बाहर से आ रही पुलिस सायरन और शोर शराबे की आवाज़ों को इग्नोर कर सके। समरसेट बस कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाला है और वो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में घर खरीदकर अपनी बाकी की ज़िंदगी शांति से बिताना चाहता है। तभी कहानी में एंट्री होती है डिटेक्टिव डेविड मिल्स की। मिल्स एक जवान, अग्रेसिव और जोश से भरा हुआ पुलिस ऑफिसर है जो अपनी खूबसूरत पत्नी ट्रेसी के साथ हाल ही में इस शहर में ट्रांसफ़र होकर आया है। मिल्स को लगता है कि वो इस शहर के क्राइम को ख़त्म कर सकता है और इसी वजह से वो खुद इस खतरनाक शहर में काम मांगने आया है। मिल्स और समरसेट का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। समरसेट हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचता है जबकि मिल्स बिना सोचे समझे एक्शन लेने में यकीन रखता है। मिल्स के आने के पहले ही दिन उनके काम करने के तरीकों को लेकर आपस में काफ़ी अनबन हो जाती है, लेकिन तभी उन्हें एक बेहद खौफनाक मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। जब वो दोनों एक सील किए हुए बदबूदार अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो वहां का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक बेहद मोटा आदमी अपनी डाइनिंग टेबल पर मरा हुआ पड़ा था और उसका मुंह स्पैगेटी से भरी एक प्लेट में घुसा हुआ था। उसके हाथ पैर कुर्सी से बंधे हुए थे और उसके आसपास कॉकरोच घूम रहे थे। डाइनिंग टेबल के नीचे उल्टी से भरी एक बाल्टी और कुछ मरे हुए चूहे पड़े थे। जब मेडिकल एग्जामिनर डॉक्टर सेंटियागो उस लाश की जांच करता है तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आती है। उस आदमी की मौत जहर से नहीं बल्कि बेतहाशा खाने की वजह से हुई थी। कातिल ने बंदूक की नोक पर उस मोटे आदमी को तब तक जबरदस्ती खाना खिलाया जब तक कि उसका पेट अंदर से फट नहीं गया और इंटरनल ब्लीडिंग से उसकी दर्दनाक मौत नहीं हो गई। क्राइम सीन की छानबीन करते हुए समरसेट बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को देखता है। उसे मरे हुए आदमी के पेट के अंदर से प्लास्टिक के कुछ नीले टुकड़े मिलते हैं। जब वो और मिल्स किचन के फर्श को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कातिल ने फ्रिज को पीछे खिसकाकर दीवार पर खून और ग्रीस से एक मैसेज लिखा था। फ्रिज के पीछे की दीवार पर एक खत चिपका हुआ था जिसमें एक मशहूर किताब पैराडाइज लॉस्ट की एक लाइन लिखी हुई थी। समरसेट समझ जाता है कि यह कोई आम मर्डर नहीं है बल्कि कातिल बहुत ही शातिर है और एक ख़ास पैटर्न को फॉलो कर रहा है। उसे शक होता है कि यह मर्डर सिर्फ एक शुरुआत है और वो कातिल आगे भी ऐसी खौफनाक वारदातों को अंजाम देने वाला है। समरसेट इस केस से हटना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि यह मामला बहुत लंबा और ख़तरनाक होने वाला है, लेकिन उसके कैप्टन उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं और मिल्स के साथ ही काम करने का आर्डर देते हैं। अगले ही दिन समरसेट का शक बिल्कुल सच साबित होता है। पुलिस को शहर की एक पॉश बिल्डिंग में एक और लाश मिलती है। इस बार एक अमीर वकील मिस्टर गोल्ड को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। क्राइम सीन पर पीली रोशनी की गई थी और वकील की लाश फर्श पर नग्न अवस्था में पड़ी थी। कातिल ने उस आदमी को बंदी बनाकर उसे एक धारदार चाकू दिया था और मजबूर किया था कि वो अपने ही शरीर से 1 पाउंड मांस काटकर तराजू पर रखे। दर्द और खून बहने की वजह से उस वकील की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। फर्श पर चारों तरफ खून और बहुत सारे सिक्के फैले हुए थे। दीवार पर खून से एक मैसेज लिखा था, 1 पाउंड मांस, न कम न ज्यादा। समरसेट जब इन दोनों मर्डर्स को जोड़कर देखता है तो उसके दिमाग में एक खौफनाक थ्योरी आती है। वो अपने एक पुराने दोस्त विलियम के पास जाता है जो क्लासिकल और धार्मिक आर्ट वर्क्स के बारे में गहराई से जानता है। पुरानी किताबों और धार्मिक पेंटिंग्स को देखने के बाद एक दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आती है। ये कातिल 7 डेडली सिंस
यानी ईसाई धर्म में बताए गए 7 महापापों के आधार पर लोगों को चुन चुन कर भयानक सजा दे रहा है। पहला मर्डर ग्लूटनी पेटूपन के लिए था, जिसमें एक मोटे आदमी को मरने तक खिलाया गया, और दूसरा मर्डर ग्रीड लालच के लिए था, जिसमें एक लालची वकील से उसके ही शरीर का मांस कटवाया गया। अभी भी क्रोध, घमंड, वासना, ईर्ष्या और आलस जैसे 5 पाप बाकी हैं, यानी शहर में 5 और दर्दनाक मौतें होने वाली हैं। डिटेक्टिव मिल्स और समरसेट इस साइको किलर को पकड़ने की कोशिश में जी जान से लग जाते हैं। कातिल ने वकील के घर में एक पेंटिंग के पीछे उंगलियों के निशानों से हेल्प मी, मेरी मदद करो, लिखा था। जब पुलिस उन फिंगरप्रिंट्स की जांच करती है तो पता चलता है कि वो निशान एक ज़ीरो नाम के खतरनाक अपराधी के हैं, जिसका बहुत पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मिल्स और समरसेट पुलिस की एक पूरी टीम के साथ भारी हथियारों से लैस होकर ज़ीरो के गंदे और अंधेरे अपार्टमेंट पर छापा मारते हैं। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसते हैं तो उन्हें बिस्तर पर एक अजीब सी चीज़ लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन जब वो पास जाकर कंबल हटाते हैं तो जो मंजर उनके सामने आता है वो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। क्या वो सीरियल किलर पुलिस के हाथ लग गया, या बिस्तर पर कुछ और ही खौफनाक चीज़ उनका इंतज़ार कर रही थी? जैसे ही पुलिस की टीम दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है और बिस्तर से कंबल हटाती है, उनके सामने जो नज़ारा था वो किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं था। बिस्तर पर कोई सीरियल किलर नहीं, बल्कि एक सूख कर कांटा हो चुका इंसान पड़ा हुआ था, जिसे तारों से कसकर बिस्तर से बांधा गया था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। इस आदमी के शरीर से कई ट्यूब्स जुड़े हुए थे और उसके ऊपर मरे हुए कीड़ों का ढेर लगा हुआ था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस आदमी का एक हाथ कलाई से कटा हुआ था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही क्रिमिनल ज़ीरो था, जिसके फिंगरप्रिंट्स अमीर वकील के घर पर खून से लिखे मैसेज के पास मिले थे। दरअसल ज़ीरो वो कातिल नहीं था, बल्कि वह इस साइको किलर का तीसरा शिकार था, जिसे स्लोथ यानी आलस के पाप की सज़ा दी जा रही थी। कमरे की छानबीन करने पर पुलिस को एक डिब्बे में कुछ पोलरॉइड तस्वीरें मिलती हैं, जिनसे यह साबित होता है कि कातिल ने ज़ेरो को पूरे 1 साल से इस बिस्तर पर बांध कर रखा हुआ था और उसे जिंदा रखने के लिए एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स दे रहा था। कातिल इतना शातिर था कि उसने ज़ीरो का हाथ काटकर उसी के फिंगरप्रिंट्स वकील के घर पर छोड़ दिए थे, ताकि पुलिस गुमराह हो सके। तभी अचानक बिस्तर पर पड़ा वो जिंदा लाश जैसा आदमी जोर से हाँफने और अजीब सी आवाज़ें निकालने लगता है, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। इस भयानक घटना ने डिटेक्टिव मिल्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया था और अब वो उस कातिल को पकड़ने के लिए गुस्से से पागल हो रहा था। मिल्स का मानना था कि वो उस कातिल को अपने हाथों से दर्दनाक मौत देगा, लेकिन डिटेक्टिव समरसेट उसे शांत रहने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि यह कातिल बहुत ही संयम रखने वाला और दिमागी तौर पर बेहद खतरनाक इंसान है। कातिल ने ज़ेरो के मकान मालिक को पूरे साल का किराया भी वक्त पर दिया था, ताकि किसी को शक न हो। समरसेट इस केस की गहराई को समझने के लिए एक पादरी के पास जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि कातिल जिन 7 महापापों की बात कर रहा है उनका संबंध पुरानी ईसाई कलाकृतियों और किताबों से है। इस बात से मिल्स के दिमाग में एक बहुत ही शानदार आइडिया आता है। मिल्स सोचता है कि जो इंसान इतने जटिल और धार्मिक तरीके से खून कर रहा है, उसने पक्का इन विषयों पर काफ़ी पढ़ाई की होगी। वो तुरंत सेंट्रल लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को खंगालने का फैसला करता है और कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए ऐसे लोगों की लिस्ट निकालता है जिन्होंने 7 डेडली सिंस, थॉमस एक्विनास की धार्मिक किताबों और टॉर्चर के तरीकों से जुड़ी किताबें एक साथ इश्यू करवाई हों। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड से उन्हें एक नाम मिलता है जिसने ये सारी अजीबोगरीब किताबें पढ़ी थीं, और वो नाम था जॉन डो। जब समरसेट एक पुराने अनाथालय की लिस्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जॉन डो कोई नकली नाम नहीं है, बल्कि यह उस कातिल का असली कानूनी नाम है जो बचपन में अनाथ था। अब बिना एक पल भी गंवाए मिल्स और समरसेट जॉन डो के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो उस पुरानी और सुनसान बिल्डिंग में जॉन डो के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में खड़ा एक अनजान आदमी अचानक उन्हें देखकर घबरा जाता है और अपनी सब मशीन गन यूजी से उन दोनों डिटेक्टिव्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है।
गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा हॉलवे गूंज उठता है और दीवारें छलनी हो जाती हैं। मिल्स और समरसेट अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट कर रेंगते हैं और किसी तरह उस जानलेवा हमले से बचते हैं, लेकिन वो शूटर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। मिल्स गुस्से में दरवाजा तोड़कर जॉन डो के कमरे के अंदर घुसता है। अंदर का नज़ारा किसी पागल इंसान की भयानक दुनिया जैसा था। कमरे की दीवारें छत से लेकर फर्श तक धार्मिक तस्वीरों, अजीबोगरीब लेखों और पेंटिंग्स से भरी हुई थीं। वहाँ हजारों की तादाद में डायरियाँ रखी हुई थीं, जिनमें जॉन डो ने अपने खतरनाक विचारों और इंसानियत के प्रति अपनी नफरत को पन्नों पर उतारा था। लेकिन जब समरसेट एक बड़े से कैनवास के ऊपर से पर्दा हटाता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस भयानक पेंटिंग में मिल्स और समरसेट की तस्वीरें कटी फटी हालत में चिपकाई गई थीं, जिनमें उनकी आंखें और चेहरे विकृत कर दिए गए थे। यह वही तस्वीर थी जो उस कातिल ने एक दिन पहले रिपोर्टर बनकर चुपके से खींची थी। इसका मतलब साफ था कि वो खूंखार कातिल पुलिस से हमेशा एक कदम आगे था और वो उन दोनों पर पूरी नज़र रख रहा था। तभी अचानक उस खौफनाक और सुन्न कर देने वाले कमरे में रखे एक फ़ोन की घंटी ज़ोर से बजने लगती है। मिल्स धीरे से आगे बढ़ता है और फ़ोन का रिसीवर उठाता है। फ़ोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि वही साइको किलर जॉन डो था। अब वो कातिल फ़ोन पर मिल्स से क्या कहेगा? क्या वो अपने अगले रोंगटे खड़े कर देने वाले शिकार के बारे में बताने वाला है, या पुलिस के लिए कोई नया खौफनाक जाल बिछा चुका है? मिल्स जैसे ही फ़ोन का रिसीवर उठाता है, दूसरी तरफ से किसी इंसान की नहीं बल्कि एक टेप रिकॉर्डर की आवाज़ आती है। ये आवाज़ उसी खूंखार कातिल जॉन डो की थी। वो मिल्स का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तुम पर नाज है डेविड, तुम मेरे दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो एक नए अपार्टमेंट का एड्रेस बताता है। बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए मिल्स और समरसेट तुरंत उस पते पर पहुंचते हैं। अंदर का नज़ारा उनके होश उड़ा देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की की लाश छत से फांसी पर लटक रही थी। उसके चेहरे को पट्टियों से बांधा गया था जो खून से लाल हो चुकी थीं। कातिल ने उस लड़की की नाक काट दी थी और उसका चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया था। फर्श पर एक तरफ फ़ोन पड़ा था और शीशे पर खून से लिखा था, प्राइड यानी घमंड। जॉन डो ने उस लड़की को एक भयानक चॉइस दी थी, या तो वो फ़ोन करके मदद मांग ले और अपनी बाकी की ज़िंदगी एक बदसूरत चेहरे के साथ जिए, या फिर इस दर्द और शर्मिंदगी से बचने के लिए फांसी लगा ले। उस लड़की ने अपने घमंड और खूबसूरती के छिन जाने के डर से मौत को गले लगाना ही सही समझा। इस मर्डर ने समरसेट को अंदर तक झकझोर दिया था। उसे एहसास हो गया था कि जॉन डो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक ऐसा शैतान है जो लोगों के दिमाग से खेल रहा है। इसी दौरान समरसेट की मुलाकात मिल्स की पत्नी ट्रेसी से होती है। ट्रेसी इस डरावने शहर के माहौल से पूरी तरह डर चुकी थी और डिप्रेशन में जा रही थी। वो रोते हुए समरसेट को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस क्रूर और खौफनाक दुनिया में वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। जब समरसेट ट्रेसी को हिम्मत दे रहा था, तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में खड़ी एक कार से कोई उन दोनों पर लगातार नज़र रखे हुए था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद जॉन डो था। उसी रात जब मिल्स और ट्रेसी अपने अपार्टमेंट में गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक मिल्स की आंख खुल जाती है। उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और दबे पांव अंधेरे में बाहर आता है। लेकिन जब वो अपने लिविंग रूम में पहुंचता है तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके घर का मेन दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। वो भागकर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि वहाँ कुछ कांटेदार झाड़ियाँ, थॉर्नी थिस्टल्स रखी हुई थीं। मिल्स समझ जाता है कि वो खूंखार कातिल सिर्फ शहर में ही नहीं घूम रहा है, बल्कि वो उनके बेडरूम तक पहुँच चुका था। कातिल उनके घर में घुसकर वापस भी जा चुका था और उन्हें भनक तक नहीं लगी। क्या मिल्स और उसकी पत्नी की जान खतरे में है? क्या जॉन डो का अगला शिकार खुद डेविड मिल्स होने वाला है? मिल्स के बेडरूम में कातिल का बिना भनक लगे घुस आना इस बात का खौफनाक सबूत था कि जॉन डो कोई मामूली कातिल नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान है जो उनके हर कदम पर नज़र रखे हुए है। अपनी पत्नी ट्रेसी की जान खतरे में देखकर मिल्स बुरी तरह डर जाता है और तुरंत उसे एक सुरक्षित पुलिस सेफ हाउस में शिफ्ट कर देता है,
लेकिन अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इस मूवी का अगला पार्ट देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सा तोतली बोलती हूँ, तो अगर कहानी सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।